हेलो लर्नर्स, आप सभी को बिल्कुल ही एक नए वीडियो पे स्वागत करता हूं। और यह जो वीडियो है क्लास 11 के स्टूडेंट के लिए है और सब्जेक्ट है एजुकेशन। यहां पर मैं ग्रुप बी का जो यूनिट 1 है जिसका नाम क्या लिखा हुआ है, शिक्षा और दर्शन शास्त्र, उसका ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है, वो नहीं देखे तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसका नाम लिखा हुआ है क्लास 11 WB क्लास 11 एजुकेशन सेमेस्टर 1। तो चलिए वीडियो को जल्द से जल्द शुरू करते हैं। वीडियो को एक लाइक करना है, कमेंट करके बताना है कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, काफ़ी हेल्पफुल चैनल होगा आपके सेमेस्टर 1 के लिए, सेमेस्टर 2 के लिए। और एजुकेशन के बाद मैं इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो लेकर आऊँगा। चलिए देख लेते हैं कि पश्चिमी दर्शन का आरंभ किस दार्शनिक से माना जाता है, तो अरस्तु से। तत्व मीमांसा को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो प्रथम विज्ञान। पश्चिमी दर्शन के प्रमुख सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत शामिल नहीं है, तो मानवतावाद। आदर्शवाद का क्या अर्थ होता है, तो विचार और आत्मा की प्रधानता। कौन सा दार्शनिक आदर्शवाद की प्रतिपादन नहीं है, तो यह है मैकियावेली। आदर्शवाद का जन्म किस दार्शनिक के विचारों से हुआ है, तो ये हो जाएगा प्लूटो। आदर्शवादियों के अनुसार सबसे सच्चा वास्तविक आदर्शवादियों के अनुसार सबसे सच्ची वास्तविकता क्या है, तो विचार। पश्चिमी दर्शन के किन दार्शनिकों ने आदर्शवाद का समर्थन किया था, तो सभी ऊपर के। प्लूटो ने किस सिद्धांत को प्रस्तुत किया था, तो विचारों का सिद्धांत। किस आदर्शवादी दार्शनिक ने कहा आदर्शवाद मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष पर बल देता है, तो हेंडरसन। आदर्शवादी किस तत्व को भौतिक वस्तुओं से ऊपर मानते हैं, तो आत्मा को। कौन सा सिद्धांत आदर्शवाद से संबंधित नहीं है, तो भौतिकवाद। पश्चिम में आदर्शवाद के किस विचार को जनक माना जाता है, तो प्लूटो को। आगे देख लीजिए कि आदर्शवादियों के अनुसार वास्तविकता की व्याख्या किसकी मानी जाती है, तो मन की। किस दार्शनिक ने आदर्शवादी विचारों का समर्थन किया है, तो सुकरात ने। आदर्शवादी कौन सा तत्व अस्थायी मानते हैं, तो भौतिक वस्तुएं। कौन सा तत्व आदर्शवादी विचारकों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, तो शरीर। किस सिद्धांत में आदर्शवादियों का विश्वास होता है, तो मानसिकता में। आदर्शवादियों के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के लिए क्या महत्वपूर्ण है, तो नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों का विकास। आदर्शवादियों के अनुसार ब्रह्मांड की वास्तविकता किसमें निहित है, तो मस्तिष्क में। आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। आदर्शवादी शिक्षा के अनुसार किसके विकास पर सबसे अधिक जोर दिया है, तो आध्यात्मिक मूल्य पर। आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षा का क्या उद्देश्य नहीं है, तो भौतिक संपत्ति का संग्रह। आदर्शवादी में शिक्षक की भूमिका कैसी होती है, तो मार्गदर्शक। किसने कहा था कि विद्यालय एक बगीचा है, शिक्षक एक माली है, तो फ्रोबेल ने। आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षा में किसका विशेष महत्व है, तो नैतिक और धर्म का। आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षा किस प्रकार के अनुशासन पर जोर देती है, तो आत्म अनुशासन। आदर्शवादी शिक्षा के कौन से उद्देश्य में बच्चों को आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर करना शामिल है, तो आत्मानुभूति। किसने कहा था कि सच्चे शिक्षक का पहला सिद्धांत यह है कि कुछ भी सिखाया नहीं जा सकता, तो अरविंद ने। आदर्शवाद में पाठ्यक्रम का निर्धारण किस पर अधिक जोर देता है, तो विचार, भावना और मूल्य पर। आदर्शवादी शिक्षा का कौन सा उद्देश्य छात्रों में एकता की भावना का विकास करता है, तो एकता की भावना का विकास करना। आदर्शवादी के अनुसार शिक्षा का कौन सा उद्देश्य सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और संवर्धन है, तो ये होगा सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और संवर्धन। आदर्शवादी के अनुसार नैतिक मूल्यों का विकास शिक्षा का कौन सा उद्देश्य है, तो यह है नैतिक मूल्यों का विकास। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का सार्वभौमिकरण का अर्थ क्या है, तो सभी को समान शिक्षा। आदर्शवादी शिक्षा में शिक्षण विधियों में किस पर अधिक जोर दिया जाता है, तो अनुभव आधारित शिक्षण पर। आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षा में किसका विशेष ध्यान रखा जाता है, तो नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य का। आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षक को किस प्रकार का
व्यवहार करना चाहिए। तो सहानुभूतिपूर्ण। आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षा में बच्चों को किसके लिए तैयार किया जाता है? तो भविष्य की दुनिया के लिए। आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षा का कौन सा उद्देश्य सामाजिक सुधार है? तो सामाजिक सुधार। आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षा में किसकी तुलना में बच्चों की गतिविधियों को कम महत्व दिया जाता है? तो विचार, भावना और आदर्श का। आदर्शवादी के अनुसार अनुशासन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आत्म अनुशासन। आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षा में अनुभव का क्या महत्व होता है? तो अनुभव के माध्यम से सीखना। आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो मार्गदर्शन देना। आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षा में किसका विशेष महत्व होता है? तो नैतिकता और धर्म का। आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षा में नैतिक और आध्यात्मिक विकास का क्या महत्व है? तो इसे प्राथमिकता देना। आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो आत्म साक्षात्कार। यथार्थवाद का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो वस्तुओं का अस्तित्व। यथार्थवाद शब्द का उत्पत्ति किस भाषा से हुआ है? तो ग्रीक भाषा से। स्वामी रामतीर्थ के अनुसार यथार्थवाद का अर्थ क्या है? तो जगत को जैसा है वैसा स्वीकार करना। नेप के अनुसार यथार्थवाद किसका प्रतिकार करता है? तो आदर्शवाद का। ब्राउन के अनुसार भौतिक या बाह्य जगत के पदार्थ का अस्तित्व कैसा होता है? तो यह वास्तविक और स्वतंत्र है। यथार्थवाद के अनुसार सत्य किसमें है? तो भौतिक जगत की वास्तविक वस्तुओं और घटनाओं में। यथार्थवाद किस प्रकार के दृष्टिकोण को समर्थन देता है? तो वस्तुओं और घटनाओं के वास्तविक अस्तित्व का। यथार्थवाद के अनुसार यदि कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही हो तो उसका अस्तित्व कैसा होगा? तो वास्तविकता बनी रहेगी। यथार्थवाद के आदर्शवाद से मुख्य अंतर क्या होता है? तो यथार्थवाद भौतिक जगत के अस्तित्व को स्वीकार करता है जबकि आदर्शवाद नहीं। यथार्थवाद की दृष्टि में ऋतु परिवर्तन में क्या है? तो यह एक वास्तविक घटना है। यथार्थवाद के अनुसार सच्चे ज्ञान की प्राप्ति किसके माध्यम से होती है? तो इंद्रियों के माध्यम से। यथार्थवाद के अनुसार जगत के समस्त तत्व, विचार और नियम कैसे होते हैं? तो परिवर्तनशील। सरल यथार्थवाद का क्या अर्थ होता है? तो मनुष्य का प्रत्यक्ष वस्तुओं में विश्वास। 9 यथार्थवाद किसके सहयोग से विकसित हुआ है? तो विज्ञान से। आलोचनात्मक यथार्थवाद किसकी आलोचना के रूप में विकसित हुआ है? तो 9 यथार्थवाद के। यथार्थवादियों के अनुसार शिक्षा क्या है? तो व्यक्तिगत शक्तियों का विकास। यथार्थवाद के किस रूप में वस्तुओं के स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकार किया जाता है? तो आलोचनात्मक यथार्थवाद। यथार्थवाद शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा होता है? तो व्यवहारिक। यथार्थवादी दर्शन में किसे अस्वीकार किया जाता है? तो परलौकिकता को। यथार्थवाद किस प्रकार के नियमों में विश्वास करते हैं? तो परिवर्तनशील नियम। यथार्थवाद शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वास्तविक जीवन की तैयारी। इंद्रियों पर बल देकर शिक्षा में कौन सा साधन प्रयोग किया जाता है? तो दृश्य श्रव्य साधन। यथार्थवादी दर्शन के अनुसार शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? तो पथ प्रदर्शक। उदारवादी शिक्षक का उद्देश्य क्या होता है? तो स्वतंत्रता और समावेशी दृष्टिकोण। यथार्थवादी शिक्षा में किस प्रकार के पाठ्यक्रम को प्राथमिकता दी जाती है? तो व्यापक और बहुआयामी। यथार्थवादी शिक्षक में किस प्रकार की शिक्षा पर बल दिया जाता है? तो व्यक्तिगत शिक्षा। यथार्थवाद के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। यथार्थवाद के अनुसार शिक्षण विधियों में कौन सी विधि शामिल है? तो निरीक्षण विधि। यथार्थवादी शिक्षा में किस प्रकार का ज्ञान महत्वपूर्ण माना जाता है? तो व्यावसायिक और व्यवहारिक ज्ञान। यथार्थवादी शिक्षा में विद्यालय के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो छात्रों का केंद्र। प्राकृतिकवाद के अनुसार वास्तविक संसार क्या है? तो भौतिक संसार है। किसने प्राकृतिकवाद के सिद्धांत को प्रमुख रूप से प्रस्तुत किया है? तो रूसो ने। प्राकृतिकवाद किस दर्शन का विरोधी है? तो आदर्शवाद का। प्राकृतिकवाद के अनुसार जीवन के मूल्य कैसे निर्मित होता है? तो मनुष्य की आवश्यकताओं द्वारा। प्राकृतिकवाद किस प्रकार के ब्रह्मांड के अस्तित्व को नकारता है? तो आध्यात्मिक। प्राकृतिकवाद किस चीज़ पर जोर देता है? तो शिक्षा के क्षेत्र में प्रकृति पर। प्राकृतिकवादियों के अनुसार मनुष्य की अच्छाई कहाँ से आती है? तो जन्मजात क्षमता से। प्राकृतिकवाद का अन्य नाम क्या है? तो मत्स्यवाद। प्राकृतिकवाद के अनुसार मनुष्य को क्या करना होता है? तो प्रकृति के अनुरूप ढलना होता है। प्राकृतिकवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो प्राकृतिक समझ की वृद्धि। प्राकृतिकवाद के अनुसार क्या तत्व अंतिम वास्तविकता है? तो पदार्थ।
प्राकृतिकवादियों के अनुसार किसके अधीन सभी वस्तुएं होती है? तो प्राकृतिक कानून के। प्राकृतिकवादियों के अनुसार मनुष्य की कौन सी क्षमता जन्मजात होती है? तो अच्छाई। प्राकृतिकवाद दार्शनिकों में से कौन प्रसिद्ध नहीं है? तो कन्फ्यूशियस। प्राकृतिकवाद के अनुसार मानव जीवन की घटनाओं के पीछे क्या होता है? तो प्राकृतिक नियम। प्राकृतिकवाद किससे अधिक महत्व देता है? तो प्रकृति को। थॉमस और लैंग के अनुसार प्राकृतिकवाद का क्या विश्वास है? तो अंतिम वास्तविकता। भौतिकवाद। भौतिक प्राकृतिकवाद किस पर आधारित अधिक जोर देता है? तो बाहरी भौतिक घटनाओं पर। प्राकृतिकवाद में दार्शनिक समस्याओं का निराकरण हेतु विज्ञान से सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। यह किसने कहा है? तो पैरी ने। यांत्रिक प्राकृतिकवाद किस सिद्धांत पर आधारित है? तो जैविक प्राकृतिकवाद पर। रास के अनुसार प्राकृतिकवाद किस पर निर्भर नहीं करता है? तो किताबें पर। ब्राइस के अनुसार प्राकृतिकवाद की प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो आध्यात्मिकता का बहिष्कार। प्राकृतिकवाद किसे ईश्वर से पृथक मानता है? तो प्रकृति को। प्राकृतिकवादियों के अनुसार बच्चों का सबसे अच्छा शिक्षक कौन है? तो प्रकृति। कौन सी विचारधारा मानती है कि आनुवांशिकता का एक व्यक्ति के स्वभाव पर प्रभाव पड़ता है? तो यांत्रिक प्राकृतिकवाद। प्राकृतिकवाद के अनुसार शिक्षा क्या है? तो प्राकृतिक जीवन के विकास के प्रक्रिया। प्राकृतिकवाद शिक्षा में बच्चों की क्या भूमिका होती है? तो केंद्रक। प्राकृतिकवाद जीवन का शैक्षिक विकास किस पर निर्भर करता है? तो प्राकृतिक जीवन की प्रक्रिया पर। भौतिक संसार के प्राकृतिकवाद का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो विज्ञान ही सभी ज्ञान का स्रोत है। यांत्रिक सकारात्मकता के अनुसार ब्रह्मांड किससे बना है? तो पदार्थ से। यांत्रिक सकारात्मकता के प्रभाव से मनोविज्ञान में क्या दृष्टिकोण आया है? तो व्यवहारवाद। जैविक प्राकृतिकवाद में मनुष्य और पशु के क्या समानता बताई गई है? तो व्यवहारिक प्रक्रिया। प्राकृतिकवाद में कौन सा रूप ने शिक्षा पर सबसे अधिक प्रभाव डाला है? तो जैविक प्राकृतिकवाद। प्राकृतिकवाद किस पर जोर देता है? तो व्यक्तिगत अनुभव पर। प्राकृतिकवादी शिक्षा में बालक की क्या भूमिका होती है? तो निर्णायक। यांत्रिक सकारात्मकता के अनुसार मनुष्य की कल्पना क्या होती है? तो एक सक्रिय मशीन। जैविक प्राकृतिकवाद ने मनुष्य के किस स्वभाव को स्वीकार किया है? तो प्राकृतिक स्वभाव को। प्राकृतिकवाद के दार्शनिक रूपों में कौन सा रूप भौतिक विज्ञान से संबंधित है? तो भौतिक संसार का प्राकृतिकवाद। उसके बाद प्राकृतिकवाद में शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसार। प्राकृतिक जीवन की प्रकृति का विकास। प्राकृतिकवाद की किस विशेषता के अनुसार मन और शरीर में कोई अंतर नहीं होता है? तो प्राकृतिकवाद में। प्राकृतिकवादी किस सिद्धांत को जीवन के साथ जोड़ने का पक्षधर मानते हैं? तो वैज्ञानिक ज्ञान को। प्राकृतिकवाद में ज्ञानार्जन के लिए किस विधि पर जोर दिया जाता है? तो आगमन और निरीक्षण में। प्राकृतिकवादी समाज के अस्तित्व के बारे में क्या मानते हैं? तो समाज का अस्तित्व महत्वपूर्ण नहीं है। प्राकृतिकवादी के अनुसार मनुष्य किसका अभिन्न अंग है? तो प्रकृति का। प्राकृतिकवादी शिक्षा के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? तो प्राकृतिक केंद्रित। प्राकृतिकवादी शिक्षा में कौन सा पहलू मुख्य होता है? तो शिक्षार्थी की स्वतंत्रता। प्राकृतिकवादी शिक्षा में बच्चों की स्वतंत्रता का क्या महत्व होता है? तो उच्च महत्व। प्राकृतिकवाद के अनुसार किस शक्ति के हाथों में सर्वोच्च शक्ति निहित होती है? तो प्रकृति के। डार्विन के अनुसार विकास की प्रक्रिया में कौन सा सिद्धांत महत्वपूर्ण है? तो आत्म संरक्षण का सिद्धांत। प्राकृतिकवाद के अनुसार वास्तविक और प्राकृति में क्या अंतर है? तो कोई अंतर नहीं है। प्राकृतिकवादी शिक्षा में बच्चों की कौन सी विशेषता पर ध्यान दिया जाता है? तो बच्चों की रुचि और आनंद पर। प्राकृतिकवाद के अनुसार मनुष्य की स्वतंत्रता के बारे में क्या माना जाता है? तो यह पूरी तरह से महत्वपूर्ण है। प्राकृतिकवादी शिक्षा में प्रकृति की ओर लौटो का क्या मतलब है? तो प्राकृतिक जीवन की ओर लौटो। प्राकृतिकवाद के अनुसार जीवन की प्रक्रिया कैसी होती है? तो सरल और सहज। प्राकृतिकवादी दृष्टिकोण में शिक्षा का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो व्यक्तिगत विकास। प्राकृतिकवाद मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं? तो रूसो ने बच्चों को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावात्मक और सौंदर्यपूर्ण विकास। रूसो ने बच्चों को किताबों से दूर क्यों रखा है? अनुभव से बेहतर शिक्षा के पक्षधर थे। रूसो के अनुसार
ज्ञान प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन क्या है? तो ज्ञानेंद्रिय अनुभव। रूसो ने किस पुस्तक की प्रशंसा की और क्यों? तो रॉबिन्सन क्रूसो। ठीक है। रूसो का किस सिद्धांत पर आधारित बल है? तो कार्य करके सीखना। प्राकृतिकवाद की आलोचना किस पर की गई है? तो मौजूदा शिक्षा पद्धति पर। उसके बाद प्राकृतिकवाद शिक्षा में बच्चों को क्या सीखना चाहिए? तो तर्क और अनुभव। रूसो के अनुसार शिक्षा की भूमिका क्या होनी चाहिए? तो बच्चों को जिज्ञासा और प्रोत्साहित करना। आगे, प्राकृतिकवाद का कौन सा सिद्धांत शिक्षण में लागू किया गया है? तो अनुभव से शिक्षा। स्पेंसर के अनुसार शिक्षा का ध्यान किस पर होना चाहिए? तो शारीरिक और मानसिक दोनों पर। प्राकृतिकवादी शिक्षा के अनुसार बच्चों को किस तरह की शिक्षा दी जानी चाहिए? तो सभी के साथ सामाजिक, नैतिक और तर्क संगत शिक्षा। रूसो ने शिक्षा का अनुभव से क्या सीखने पर जोर दिया है? तो जीवन के वास्तविक